मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है। अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है। अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है। हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे, ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है। अरे, दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे, ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मुंह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है।
फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा बीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ! बचाओ! ओम नमः शिवाय, मर गई मैं! देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। शिक्षा, बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है। बेलापुर गांव में इंद्र कुमार नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। उसका पूरा जीवन खोज और आविष्कार में ही बीता, पर उसने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा आविष्कार किया था, उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। जब उसे ये एहसास हुआ कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तो उसने अपने पोते को बुलाया। नरेंद्र, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। आप आए दिन इतनी सीरियसली बात क्यों करते हैं दादाजी? मेरी बात ध्यान से सुन। एक ऐसा राज है जो आज तक सबसे छुपा हुआ है। क्या मैं आपका गोद लिया हुआ पोता हूँ दादाजी? अरे नहीं नालायक, मेरा एक ऐसा आविष्कार है जो सबके सामने आ जाए तो तहलका मचा दे। तो आपने अभी तक तहलका मचाया क्यों नहीं दादाजी? हे भगवान, ये तेरी हंसी ठिठोली तो मुझे मरने नहीं देगी। चुप हो जा और मेरी बात सुन। मैं वो आविष्कार किसी बड़े आदमी को बेचना चाहता था। अब तू ही संभाल और जैसा ठीक लगता है कर। पर ऐसा क्या है दादाजी? और आप कहीं नहीं जा रहे हैं? हाँ,
मैंने समय में यात्रा करने वाली एक टाइम मशीन बनाई है, जिसमें बैठकर कोई भी इंसान भविष्य काल और भूतकाल में जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, उस टाइम मशीन का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना। ये आप क्या कह रहे दादाजी? कोई फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं क्या? ये ले तहखाने की चाबी और ये मशीन की चाबी। इसे 3 बार आगे पीछे करने से मशीन चालू हो जाएगी। आप क्या बात कर रहे हैं दादाजी? नरेंद्र तुरंत वहां से भाग जाता है और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त बिल्लू को बुला कर लाता है। उसे लेकर तहखाने में जाता है। दोनों दोस्त सामने खड़ी मशीन को देखकर दंग रह जाते हैं। नरेंद्र वापस दादाजी के कमरे की तरफ भागता है। देखता है कि इंद्र कुमार सुकून की नींद सोए हुए हैं, जैसे दिल से कोई बोझ हल्का हो गया हो। वो उन्हें उठाता है, पर वो तो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। नरेंद्र दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे यार, मुझे लगता है कि तेरे दादाजी मरते मरते तेरे साथ मजाक कर गए। भला इसमें बैठकर हम लोग समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, दादाजी ने कहा है तो ये सब सच ही होगा। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम इस मशीन का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए करें? पर दादाजी ने कहा था इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना। अरे तो हम कौन सा किसी का बुरा कर रहे हैं? अपनी भलाई करने में क्या बुराई है दोस्त, बताओ तो जरा। बात तो सही है। बचपन में मैंने दादाजी को किसी से कहते सुना था कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में आज से 50 साल पहले कुछ डाकू एक बड़ा खजाना छुपाकर चले गए थे। लोगों ने उस खजाने को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिला। तो हम इस मशीन में बैठकर समय में 50 साल पीछे जाएंगे और जंगल में गड़ा हुआ वो खजाना लेकर आ जाएंगे। इसके बाद तो जिंदगी भर मौज करेंगे दोस्त। अरे पर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे क्या होगा, कोई भूत पकड़ लेगा क्या? बच्चों जैसी बातें छोड़ और चल फटाफट। तो चलो फिर, देर किस बात की? दोनों मशीन में बैठ जाते हैं। नरेंद्र मशीन शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सालों पीछे जाने लगते हैं। लगता है हम दोनों पहुंच गए हैं। अरे ये क्या, सामने से कुछ डाकू आ रहे हैं। ओह, मतलब ये डाकू मंगल सिंह अपने आदमियों के साथ खजाना लेकर आ रहा है। सुनो, अब जल्दी से इस पेड़ के पास सारा खजाना छुपा दो। हाँ हाँ सरदार, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि हमने सारा खजाना कहाँ छुपा रखा है। अरे अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से खुदाई शुरू करो। हे भगवान, इतना सारा पैसा! हे भगवान, इतना सारा पैसा और सोना! बिल्लू का मुंह खुला रह जाता है। अरे मुंह बंद कर ले, मुंह में मच्छर ना चला जाए। और कहीं गलती से आवाज निकल गई ना, तो ये मंगल सिंह हम दोनों को ही मच्छर की तरह मसल देगा। डाकू जमीन में खजाने से भरा बक्सा गाड़ देते हैं। हमारा काम हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं। चलो फटाफट खजाना लेकर यहाँ से पहली फुर्सत में रवाना होते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों खुदाई करके बक्सा बाहर निकाल लेते हैं। अरे भाई, ये बक्सा तो बहुत भारी है, लगता है हमारी आने वाली कई पीढ़ी बैठ कर खाएगी। तभी नरेंद्र कुछ सोचता है और घबरा जाता है। अरे क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? अब तो खजाना हमें मिल चुका है। अरे अभी मुझे याद आया, मेरे दादाजी ने ये भी बताया था कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल भी रहती है। इसलिए इस खजाने को ढूंढने जितने लोग भी गए थे, आज तक कोई वापस नहीं आया। अरे मर गए रे, भगवान करे अभी चुड़ैल सो रही हो। चलो भागते हैं यहाँ से। अपनी मशीन की चाबी तो उठा लो। अरे हाँ। अरे पर ये कौन बोला? दोनों ऊपर देखते हैं। पेड़ पर उन्हें एक डरावनी चुड़ैल बैठी दिखाई देती है। देखिए चुड़ैल जी, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की है,
मैं तो बेकार में लालच में पड़ गया। एक काम करते हैं, इस खजाने के 3 हिस्से कर लेते हैं। खुश। अरे ओ लालची इंसान, जान से ज्यादा खजाना प्यारा है क्या तुझे? देखिए चुड़ैल जी, आप पूरा खजाना ले लीजिए, बस हमें घर जाने दीजिए। मैंने तुम्हें घर जाने से कब रोका? पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आप हमारे साथ चलकर क्या करेंगी? तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे शहर ले चल। इस जंगल में मैं बोर हो गई हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि 50 साल के बाद की दुनिया कैसी है। आप तो काफी शौकीन चुड़ैल मालूम होती है, पर क्या है ना, इस मशीन में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो तुम मशीन चलाओ, मैं बैठती हूँ और इस बिल्लू को यहीं शेर और भालू के डिनर के लिए छोड़ जाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? थोड़ा एडजस्ट करके तीनों बैठ जाते हैं। आधे रास्ते पहुंचने के बाद मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है, किसे मार कर खाऊं? नरेंद्र और बिल्लू पसीना पसीना हो जाते हैं। क्या ये दोनों वापस घर पहुंच पाएंगे या ये चुड़ैल किसी को मार के अपनी भूख मिटाएगी? ये जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में।